जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब खैरियत से? अच्छा, ये आज का हमारा लेसन नंबर 10 है और ये हमारा प्रोबेबली थ्योरी का लास्ट लेसन होगा। ठीक है, इसके बाद हम प्रैक्टिकली चीज़ों को कवर करेंगे। लास्ट जो लेसन था लेसन नंबर 9, उसमें हमने पेमेंट गेटवेज डिस्कस किए थे। इसमें वो एक्चुअली हमने लेसन नंबर 9 तक जनरल टर्म में जो ना ई कॉमर्स को डिस्कस किया। अब इसमें हम थ्रू आउट एक प्रोसेस देखेंगे, किस तरह से चीज़ों को सोर्स करना है, फिर आगे किस तरह से चीज़ों को अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट करना है और आगे किस तरह उनको डिस्पैच करना है। ठीक है, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या होगी, इन सब चीज़ों को हम आज के लेसन में देखेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट सोर्सिंग एक्चुअली फर्स्ट स्टेप नहीं होता। फर्स्ट स्टेप होता है हमारा आइडिया। ठीक है, आइडिया जनरेशन हमारा फर्स्ट स्टेप बनता है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट सोर्सिंग से। उसकी वजह ये है कि हमने आइडिया जनरेशन प्रैक्टिकल जब हम इस चीज़ को स्टार्ट करेंगे तब हम आइडिया पे उस वक्त काम करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हम अभी इस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, हम प्रोडक्ट सोर्सिंग से स्टार्ट करते हैं। मींस आपका एक दफ़ा डिसाइड हो गया है कि आप क्या चीज़ मार्केट में सेल करना चाह रहे हैं, किस चीज़ की सर्विस देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने एक मार्केट रिसर्च की है, आपको एक चीज़ की डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, आपको लगता है कि आप उस गैप को फुल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को चूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब उससे नेक्स्ट स्टेप, अगर तो एक प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि आपका एक ई कॉमर्स स्टोर है। ठीक है, अब उसमें आप प्रोडक्ट्स कहाँ से इनपुट करेंगे? ठीक है, आपकी इन्वेंट्री कहाँ से आएगी? आप कह लें कि ये एक तरह से सेकंड स्टेप है ई कॉमर्स का। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने बात कर ली, क्या होता है, ये सेकंड स्टेप है कि बिजनेस जर्नी का आपका ये सेकंड स्टेप है प्रोडक्ट सोर्सिंग, कि आपने चीज़ें कहाँ से लेनी है। इनकी अब टाइप्स की अगर बात करें तो बेसिकली ये 3 टाइप्स की होती है। पहली होगी हमारी लोकल्स। मीन्स आपको कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लोकल मार्केट में बहुत अच्छी मिल रही है बनी हुई। ठीक है, इसकी अगर हम एग्जांपल की बात करें तो आप कह लें कि ज्वेलरी। ठीक है, और इसके अलावा आपकी किचन आइटम्स, बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं आपकी। बेडरूम की आइटम्स आ सकती हैं इसमें, कुशन्स और आपकी बेडशीट्स वगैरह। इस तरह की छोटी आइटम्स जो आपको लोकल मैन्युफैक्चर बहुत अच्छी रेट पे आपको बल्क में दे रहे हैं। ठीक है, आप सप्लायर से ये परचेज़ करते हैं लोकल मार्केट में, ताकि आप अपने ई कॉमर्स स्टोर पे इसको रिटेल में सेल कर सकें। ठीक है, दूसरी इसकी टाइप जो होती है वो होती है इंटरनेशनल सप्लायर्स। इसमें क्या आता है जी, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस। ठीक है, इस तरह की चीज़ें आती हैं जो आपके सप्लायर बन सकते हैं। अब यहाँ पे इनमें डिफरेंस क्या होता है? इनमें डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि अगर आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज़ें चाहिए, कोई जो ना टेक आइटम्स हैं, ठीक है, उसमें जैसे हमने पहले दिन से इसको एज एन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, एयरबड्स वगैरह हो सकते हैं, आपके चार्जर हो सकते हैं, आपके कस्टमाइज्ड केसेस हो सकते हैं मोबाइल फ़ोन के,
इस तरह के आइटम्स। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना लोग प्रेफर करते हैं कि अली बाबा से मंगवाएं। यहाँ पे आपको सप्लायर मिल जाते हैं बहुत अच्छे, बहुत एक्सपीरियंस्ड, आपको चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। ठीक है। तीसरी टाइप है इसमें ड्रॉप शिपिंग। अच्छा, ये याद रखिएगा, हम सोर्स कर रहे हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे चीज़ें क्या लगाएंगे। उसकी 3 ही टाइप हो सकती हैं। लोकल मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान की कोई चीज़ के प्रोडक्ट लगा देते हैं जो आपको बल्क में मिल रही हो, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स तैयार करें, ठीक है। और इंटरनेशनल सप्लायर्स बाहर से आप मंगवाएं। तीसरा ड्रॉप शिपिंग आप में बहुत से लोगों को आइडिया होगा। आप सेल करते हैं विदाउट इन्वेंट्री। अच्छा जी, अगर तो आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं लेसन्स तो आपको आइडिया होगा कि ड्रॉप शिपिंग को मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि इस्लामिक टर्म्स में भी इस चीज़ को जो है ना थोड़ा सा मायूब समझा गया है। और वैसे भी एक आप कहें कि टर्म्स एंड पॉलिसीज़ में आपको ये मेंशन करना पड़ता है हर प्रोडक्ट के नीचे कि ये मैं ड्रॉप शिपिंग के थ्रू अर्न कर रहा हूँ, इसमें से मुझे मिलेगा कमीशन। ठीक है, ये मेंशन करना लाजमी होता है। तो ये इस इजी है, ठीक है, इजी है, लेकिन इसकी अपनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। लेकिन मैं फिर भी इन दोनों टाइप्स को प्रेफर करूँगा कि अगर आप एक ई कॉमर्स का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये थोड़ा सा इजी वे है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में अगर आप लेके जाना चाह रहे हैं तो इन दोनों को प्रेफर कीजिएगा, ठीक है। अब इसकी एक हम मिनी एग्जांपल देखते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। कि आप आजकल एक चीज़ ट्रेंड में चल रही है, मैं इंस्टाग्राम पे ही ज़्यादातर देखी है, वो है हैंडमेड मग्स, ठीक है। तो इसको सोर्स करने का तरीका क्या हो सकता है? या तो आप खुद बना सकते हैं अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, ठीक है। आपको इतना हैवी डिज़ाइन ना करें, कोई सिंपल सी डिज़ाइनिंग कर लें उस पर, ठीक है। दूसरा, आप लोकल सप्लायर से ले सकते हैं। तीसरा, आप इंटरनेशनल सप्लायर से उसको इंपोर्ट करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें चीज़ ये होती है कि जो है आपकी लोकल मैन्युफैक्चरर्स, इसमें आपको लिमिटेड बजट में अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी बल्क में, ठीक है। थोड़ी सी आप कह लें कि ज्वेलरी टाइप या हाउस होल्ड आइटम्स इस तरह की होती हैं, इनमें बजट कम होता है, ठीक है, तो आप वो इजीली मंगवा सकते हैं। दूसरा, इंटरनेशनल सप्लाईज जो हैं, ये इसके लिए आपको बजट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। बाकी दूसरी ये चीज़ें हैं कि एयरबड्स, चार्जर वगैरह, ये अगर हम इम्पोर्ट करवाते हैं ना, इसमें एटलीस्ट 10 to 20% डैमेज होने का ख़तरा होता है, तो वो सारा आपका लॉस में जाता है। तो उसको कवर करने के लिए आपको प्राइसेस इंक्रीज़ करनी पड़ती है बाकी चीज़ों की। तो ये जो है ना थोड़े से इसमें मसले हैं इंटरनेशनल सप्लाईज में। तो अगर हम टिप्स की बात करें, अगर आप एक बिगिनर हैं, तो अगर तो आप बिगिनर हैं तो आई वुड लाइक टू से कि आप स्टार्ट करें लोकल सप्लायर से। आपको इस तरह के सप्लायर ढूंढने जो कोई डिसेंट सी चीज़ तैयार कर रहे हो और आपको लगे, आप मार्केट रिसर्च करें और आपको आइडिया हो जाए कि मैं ये सेल कर सकता हूँ अपनी मार्केट में, ठीक है।
आप उसकी डिमांड चेक करें मार्केट में। ठीक है। और तीसरा, जब हम उनसे सामान परचेज़ करें तो एटलीस्ट उनकी सैंपल लाजमी चेक करें। पहले उनसे बाय करने से पहले एक सैंपल लें, उसकी हम क्वालिटी चेक करेंगे। अगर हम खुद सेटिस्फाई होंगे उससे तब हम उसको आगे सेल कर सकते हैं। अच्छा, डिमांड वैलिडेट करने का सबसे इजी हल मैं आपको एक बताता हूँ। इंस्टाग्राम, हाँ, एक पेज बनाएं। ठीक है, जो भी आपके आइटम है उसके एटलीस्ट 10 पोस्ट करें। उस पोस्ट में क्या होना चाहिए? उसकी रिव्यूज़, ठीक है, गाइड और डिस्क्रिप्शन। इन 3 चीज़ों की बेसिस पे आप 10 पोस्ट बनाएं। अब तो एआई की मदद से आप जो मर्ज़ी बना सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, और उस पे आप मैक्सिमम 2 दिन की एड चलाएं। आप जो ना मेटा एड्स की मदद से उन पे ऐड चलाएं, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इसकी कितनी डिमांड है इस प्रोडक्ट की। अच्छा, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग कवर हो गया है। अच्छा जी, हमने सोर्सिंग का फाइनल कर लिया कि हमने प्रोडक्ट कहाँ से सोर्स करनी है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा कि हमने अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना है। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट डिज़ाइंस मीन कि आपकी जो वेबसाइट है कैसी दिखेगी। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ बड़ी अहम होती है, वो होती है उसकी स्पीड, जिस चीज़ पे भी फोकस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, एक वेबसाइट है जो बहुत अच्छी बनी हुई है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप विज़िट करते हैं और उसको लोड होने में टाइम लगता है, तो बाज़ औक़ात इंसान फ्रस्ट्रेट होके वापस आ जाता है, उससे कहीं और से देख लेते हैं। अच्छा, एक जो गुड वेबसाइट होती है ना, वो कह लें कि आपके विजिटर्स को इजीली आपके बायर्स में कन्वर्ट कर सकती है। इसमें इसका बहुत अहम रोल होता है। प्रोडक्ट आपकी जितनी भी अच्छी हो, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी बनी हुई नहीं है, इजी टू एक्सेस नहीं है, ठीक है, तो लोग उससे मुनफरिद हो जाते हैं। अच्छा जी, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं एक वेबसाइट के अंदर जिसका हमने ख्याल रखना होता है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है होम पेज। आप वेबसाइट इंटर करते हैं, जो सबसे पहले आपके पास आपको नज़र आता है ना इंटरफेस, उसको होम पेज कहते हैं। ठीक है, ये कितना क्लियर है, कितना सिंपल है, आपको नेविगेट किस तरह से कर रहा है, मतलब आपको सारी चीज़ें समझ आ रही हैं। मैंने बहुत सी वेबसाइट्स ऐसे देखी हैं, प्रोडक्ट्स की नहीं, वो ज़्यादातर होती हैं सर्विसेज की, बहुत कम्प्लेक्स होती है, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, इवन कि मुझे उसकी समझ नहीं आ रही होती। मैंने बनाई भी है 2-3, उसके बावजूद मुझे समझ नहीं आ रही होती कि ये इसमें मैंने अब जाना कहाँ है, सर्विसेज कहाँ से ढूंढूं, ठीक है, इनकी प्राइसिंग कहाँ से चेक करूं, तो ये चीज़ें मुझे ही समझ नहीं आ रही होती, इतनी कम्प्लेक्स होती है। तो ये चीज़ अच्छी नहीं होती है आपकी वेबसाइट के लिए। दूसरी जो इसमें चीज़ है, अगर तो आप एक से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो कैटेगरी पेज आपका होना बहुत लाजिम है, और ये ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, कैटेगरीज आपके पास एक से ज़्यादा हैं। आप हम जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी, हम एयरबड या चार्जेस की बात करें तो उसमें आपकी कैटेगरी हो सकती है आपकी कंपनी। ठीक है, कंपनी बेस पे आप कैटेगरीज को डिवाइड कर सकते हैं।
ठीक है। ऑडियोनिक की हो सकती है, रोनिन की हो सकती है, ठीक है। इस तरह की कैटेगरीज आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तीसरा जो आपका इम्पोर्टेंट होगा वो होगा प्रोडक्ट पेज। अच्छा, इसमें जो है ना एक होता है सिंगल प्रोडक्ट पेज। वो क्या होता है, आपको एक प्रोडक्ट, आप होम पेज पे गए हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको नज़र आएंगे, आपने किसी एक प्रोडक्ट पे सिलेक्ट कर दिया, उसको ओपन कर लिया, तो अब वहाँ पे आप देखते हैं कि आपको इस तरह से एक साइड पे प्रोडक्ट की इमेज नज़र आ रही होती है। यहाँ पे उसका मेन टाइटल होता है, यहाँ पे उसकी कुछ डिस्क्रिप्शन होती है और यहाँ पे उसका ऐड टू कार्ट का बटन होता है। इसको कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट पेज। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपने इसमें ऐड किया। अगर आप नीचे देखें ना तो यहाँ पे दो टैब होते हैं, एक होता है ऐसे ही बना देता हूँ, दो टैब होते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्शन का, एक होता है रिव्यूज़ का। डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करते हैं, नीचे उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ जाती हैं। अगर कोई क्लॉथिंग के रिलेटेड है, मटेरियल बताएंगे, इतना ये मटेरियल इसमें इतने परसेंट कॉटन है, पॉलिस्टर इतने परसेंट है, ये चीज़ें। रिव्यूज़ में जाएंगे तो उसके रिव्यूज़ वाला सेक्शन खुल जाएगा कि इतने लोगों ने रिव्यू दिया है इसको। उसमें इमेजेस भी अटैच होती हैं बाजू का। अच्छा, तो ये सिंगल प्रोडक्ट पेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। आप इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं ये टोटली इफ़ेक्ट करता है आपकी सेल्स को। अच्छा जी, और इसके बाद हम देखते हैं अपना लास्ट पेज, वो होता है कार्ट एंड चेकआउट पेज। ठीक है, जब यहाँ से हम कार्ड पे क्लिक कर लेते हैं ना, तो बाजू का ऐसा होता है, टॉप पे कार्ड बना होता है, वहाँ पे ऐसे कॉर्नर में एक लिखा आ जाता है कि एक आइटम आपकी कार्ड में ऐड हो गई है। तो ये इसको आप क्लिक करेंगे ना तो उसके बाद जो पेज खुलता है वो होता है आपका कार्ड पेज, और उसमें जितनी चीज़ें आपके कार्ड में पड़ी हुई हैं वो सारी उसमें आपको कार्ड पेज में नज़र आती हैं। और उसी पेज के एंड पे आप जाएंगे तब उस पर चेकआउट लिखा होगा, ठीक है। अब चेकआउट पे क्लिक करते हैं, एक पेज खुल जाता है जो आपसे आपका एड्रेस पूछता है, आपसे आपका पेमेंट ऑप्शन पूछता है कि आप किस तरह पेमेंट करना चाह रहे हैं, आप कैश ऑन डिलीवरी लेंगे या आप बैंक के थ्रू पेमेंट करेंगे, ठीक है। ये सारी ऑप्शन, ये सारा चेकआउट में होता है। अच्छा जी, और ये इम्पोर्टेंट होते हैं, इन चीज़ों को आपने लाजमी कोशिश करनी है कि ये बहुत बेस्ट हों आपकी वेबसाइट में। बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, जैसे UI UX। अगर आपने पिछले लेसन्स फॉलो किए आपको आइडिया होगा UI UX होता क्या है। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन ये पार्ट जो है ना आपकी सेल्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, UI UX एक दफ़ा फिर थोड़ा सा बस बता दूँ। UI मीन्स हाउ इट looks to your visitors. UX means how easy it is to follow or to navigate, ठीक है। आपको एक वेबसाइट पे चीज़ें किस तरह से नज़र आती हैं, UI है। और कितने इजीली आप एक पेज से दूसरे पेज आप जा सकते हैं, आप जो चीज़ ढूंढ रहे हैं उसको फाइंड कर सकते हैं, ये UX है, ठीक है। अब एक चीज़ और है जो हम वेबसाइट डिज़ाइन में आपकी जो वेबसाइट है इट शुड बी मोबाइल फ्रेंडली। वर्डप्रेस पे जब हम वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं साथ साथ हम उनको मोबाइल फ्रेंडली भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वेबसाइट हम अगर देखें, आपके एक दिन में अगर सिंपल फिगर लेते हैं 100 लोग आते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें से 80% लोग मोबाइल के थ्रू आएंगे, ठीक है। तो आपकी वेबसाइट जो है मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए टोटली, और उसमें ये सारी चीज़ें, आपकी प्रोडक्ट, आपकी डिस्क्रिप्शन, ये ऐसी वेग नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आपकी लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे सेट होंगी इसी तरह से ही आपके मोबाइल की भी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होने चाहिए आपके पेजेस, ठीक है। यहाँ पे हमारा ई कॉमर्स
का जो वेबसाइट डिज़ाइन थी, ये एक तरह से हमने ओवरव्यू करना था, वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है। अच्छा, इसमें ये हम डिटेल में ऐसे बात नहीं करेंगे कि वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो उसमें थीम वगैरह की हम बात पहले कर चुके हैं। इसमें थीम आ जाती है, प्लगइन्स आ जाते हैं, वो थोड़ा सा ना टेक्निकल टर्म्स हैं, तो वो हमारे एक तो लेक्चर का हिस्सा नहीं है प्रॉपर। दूसरा, अगर इसके बारे में बात करने जाएंगे तो ये हम जो है ना वर्डप्रेस की तरफ निकल जाएंगे, ई कॉमर्स से हट जाएंगे थोड़ा सा। तो हम ई कॉमर्स को अभी कवर करते हैं सारा टोटली। उसके बाद अगर आप लोगों को लगे कि आपने जो है ना वर्डप्रेस भी थोड़ा सा सीखना है उस बारे में, तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम अपनी जो है ना पाथ पे ही रहते हैं ई कॉमर्स वाले। अच्छा, अगर हम वेबसाइट की डिज़ाइन पे ही बात करते हुए आगे चले ना, तो अगला जो पार्ट आता है हमारे पास वो है लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट विद इन अ वेबसाइट। ठीक है। क्या होता है? अच्छा, किसी भी वेबसाइट को आप विज़िट करें, किसी भी वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा, दराज, ठीक है, उसके अलावा अलीबाबा या सर्विसेज की कोई वेबसाइट देख लें, वहाँ पे आपको 2 पेज लाजमी नज़र आएंगे। एक होगा टर्म्स एंड कंडीशन, दूसरा होगा प्राइवेसी पॉलिसी। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एक वेबसाइट बनाएं और गूगल उसको एक्सेप्ट करे, तो आपको ये 2 पेज लाजमी अपनी वेबसाइट पे बनाने पड़ेंगे। ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी को डिस्क्लोज़ करता है आपके विजिटर्स को। अच्छा, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जो एज अ डेवलपर, सॉरी नॉट अ डेवलपर, एज एन ई कॉमर्स एक्सपर्ट आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो क्या होंगे? वो होगा सबसे पहला, प्रोटेक्ट कस्टमर डाटा। ओबियसली जब एक कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो वहाँ पर अपनी कार्ड की इन्फो देगा जिसके थ्रू वो पेमेंट करता है। अगर कोई फॉर्म है आपने रखा हुआ अपने पेज पे, उसको फिल करेगा जिसमें उसकी पर्सनल इन्फो आएगी। ठीक है, नेम आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ईमेल आ जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। तो इसको प्रोटेक्ट करना, ये कहीं किसी तरीके से लीक ना हो, ये आपकी जिम्मेदारी होती है। ठीक है। और ट्रस्ट, अब ये पेजेस जब आपकी वेबसाइट पे होंगे तो एक तरह से ट्रस्ट बिल्ड होता है विजिटर्स को कि ये जो है ना एक सिक्योर वेबसाइट है। हमने पहले भी एसएसएल की बात की है सिक्योरिटी के लिए, हमने पेमेंट गेटवेज में बात की है कि किस तरह ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और एज अ विज़िटर हम खुद भी किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो ये चीज़ें हम लाजमी देखेंगे। तीसरा, अवॉइड लीगल इश्यूज़। अगर ये चीज़ें आपकी वेबसाइट पे हैं ऑलरेडी, तो आप इसके थ्रू लीगल इश्यूज़ किसी भी तरह के उससे बच सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर के बनते हैं। तो इसीलिए ये 2 चीज़ें तो हर वेबसाइट पे आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। लेकिन अगर आपका एक ई कॉमर्स का स्टोर है तो वहाँ पे एक पेज होगा, वो होगा रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी। किसी में बाज़-औक़ात सिर्फ रिफ़ंड पॉलिसी होता है, किसी में बाज़-औक़ात सिर्फ रिटर्न पॉलिसी होता है। मीन्स आपको समझ आ रही है ना कि ये पेज भी उस ई कॉमर्स स्टोर में लाज़मी होगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट पेज होता है, अबाउट अस पेज होता है, ये भी किसी न किसी तरीके से लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट का हिस्सा बन जाते हैं कि अगर किसी को कोई मसला है तो वो आपसे रब्ता कर सके ईज़िली। ठीक है। और इसके अलावा आई वुड लाइक टू से कि आपने एक जब फर्स्ट टाइम कोई वेबसाइट बनानी है तो आपने कुछ एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो आपने फॉलो करनी है। अगर उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहले ये आता है कि आपकी
प्रोडक्ट जो भी है उसकी आप जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं वो क्या हो, ऑनेस्ट हो। ठीक है, आपने कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना, ऑनेस्ट उसकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी। आपकी जो प्राइसिंग है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है आप सारा कुछ बता दें कि मैंने इतने का लिया, ये मुझे कॉस्टिंग पड़ी है, इतना मेरा मार्जिन है। नहीं, ट्रांसपेरेंट होने का मतलब ये है कि आपके कोई हिडन चार्जेस ना हो उसमें। ठीक है, हिडन चार्जेस आपने कहीं भी नहीं लेने। आपका जो एक दफ़ा आपने प्राइस सेट की है वो आपने मेंशन कर देनी है। शिपिंग चार्जेस एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाएंगे चेकआउट पेज पे, इसके अलावा कोई हिडन चार्जेस आपके नहीं होने चाहिए। अच्छा जी, तीसरा इसमें जो आपको लाजमी फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो है रियल इमेजेस आपकी प्रोडक्ट की। कुछ लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन उठा लेते हैं, वो इतनी ऑथेंटिक नहीं लगती, और ना ही मैंने कभी इस तरह की ऐसी कोई चीज़ बाय की है जहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन जो है ना प्रोडक्ट्स उठा के लगाई। और आई एम श्योर किसी और भी ऐसा कोई प्रेफर नहीं करता होगा कोई कि इस तरह की कोई चीज़ बाय करें। रियल इमेजेस हों और रियल रिव्यूज़ हों तो वो चीज़ ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है और आपकी सेल को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। ठीक है, ये कुछ लीगल एंड एथिकल एस्पेक्ट्स है जो आई एम श्योर आपको फॉलो करने चाहिए अगर आप एक सक्सेसफुल वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट रन करना चाह रहे हैं। ये चीज़ें जो है ना, ये आप एक दफ़ा इस्टेब्लिश करेंगे, उसके बाद आपको हर साल, अच्छा इनमें ना क्या होता है कि डेट मेंशन होती है कि जिस डेट पे आपने ये पेज सेट किए हैं, उसमें लाजमी होता है मेंशन करना। तो आपने क्या करना है कि हर साल जाकर बस वो डेट चेंज करनी है और बस उसके बाद आपकी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी तो सेम रहेगी, वो तो चेंज होने वाली है नहीं। तो आपने एक दफ़ा सेट करनी है और उसके बाद हर साल जाके वहाँ पे डेट चेंज करनी है आपने। ठीक है, तो ये हमारा कुछ लीगल एस्पेक्ट्स थे जो हमारी वेबसाइट पे लाजमी होने चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजी। आप अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग किस तरह से सेट करते हैं। ठीक है, आप किस तरह से चार्ज करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसमें कुछ फैक्टर होते हैं जो आपको इंक्लूड करने होते हैं। इसमें अच्छा ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले क्या आएगा, प्रोडक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट आपको कॉस्ट क्या की है। अगर आप एक चीज़ बल्क में लेते हैं ना, तो उसका आप क्या करेंगे, पर प्रोडक्ट की आप कॉस्ट निकालेंगे। ठीक है, कि उसको डिवाइड करेंगे, आपका जितना भी एक्सपेंस आया है, ठीक है, उस पर आप जब करेंगे डिवाइड तो आपको पर प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल आपने एक्सपेंस उससे आपने जो पे किया, उसके पास जो बिल्डिंग के चार्जेस पड़े हैं, शिपिंग पड़ी है, जो भी, वो सारा मिला के आपने पर प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है। ये मेन होती है हमारी एक तरह से। उसके बाद हमने देखना है जी शिपिंग चार्जेस क्या होंगे। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि शिपिंग इंक्लूड होती है एट द एंड चेकआउट पेज पे। बाज़ वक़्त ऐसे लिखा होता है कि फ्री शिपिंग, लेकिन वो फ्री शिपिंग कोई नहीं देता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आपकी प्राइस में ही इंक्लूड होती है। तो लोग ये क्या करते हैं कि आपकी प्राइस में इंक्लूड कर देते हैं शिपिंग और एंड पे लिख देते हैं फ्री शिपिंग। ये भी एक टैक्टिक्स होती हैं सेल्स जनरेट करने के लिए। ठीक है, तीसरा प्लेटफॉर्म फ़ी, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, दराज है, ठीक है, ईबे है, अमेज़ोन है, तो वो हर सेल पे एक फ़ी आपको चार्ज करेंगे। तो ये वो प्लेटफॉर्म फ़ी है। अगर आप प्लेटफॉर्म फ़ी के थ्रू
सॉरी किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल जनरेट कर रहे हैं। चौथा, पेमेंट गेटवे फ़ी। अगर आपके पेमेंट गेटवे में पेमेंट गेटवे जो यूज़ कर रहे हैं उसके भी ऑब्वियसली जो आपको पे होंगे वो सारे नहीं होंगे, उसमें थोड़े बहुत पेमेंट गेटवेज़ के चार्जेस कटते हैं, कुछ बहुत थोड़ी मामूली सी, तो एटलीस्ट वो भी आपको जो है ना इसमें ऐड करनी पड़ती है। अच्छा, इसमें लास्ट वन जो होती है ना, ये होती है आपकी मार्केटिंग फ़ी। आप एक प्रोडक्ट जब अपनी वेबसाइट इस्टेब्लिश कर लेते हैं उसके बाद ऑब्वियसली आपको सेल जनरेट करने के लिए उस पर कुछ एड्स वगैरह चलानी पड़ेंगी। वो आप FB पे चला सकते हैं, फेसबुक पे, आप इंस्टा पे चला सकते हैं, आप गूगल पे चला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप जो एक्सपेंस करेंगे ना वो भी आपकी एक तरह से फ़ी होगी और वो भी आपकी प्राइसिंग में ऐड होगी कहीं ना कहीं। अच्छा जी, अगर हम अब बात करें स्ट्रेटजीज़ की, तो उसमें क्या है, कॉस्ट बेस्ड पहले आएगा, कॉस्ट बेस्ड। इसमें क्या होता है कि आप कॉस्ट निकालते हैं, उसमें क्या करते हैं आप उसमें ऐड करते हैं अपना प्रॉफिट मार्जिन। आपको एक चीज़ 80 रुपये की पड़ रही है, आप उसमें 20 रुपये अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और 100 रुपये की सेल कर देते हैं। इस 80 रुपये की पढ़ने में ये सारी चीज़ें ऐड हैं, ठीक है। ये एग्जांपल हम अभी लेके चल रहे हैं कंपैरेटिव। ठीक है, इसमें हमने इसको अपनी प्राइसिंग को मैच करना होता है अपने कंपेटिटर से या अपनी मार्केट से जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपके कंपेटिटर्स यही 100 रुपये वाली चीज़ 90 रुपये में सेल कर रहे हैं तो आप 100 रुपये में सेल नहीं कर सकेंगे, आपको भी 90 में ही सेल करनी पड़ेगी अगर आप अपना मार्जिन कम करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ क्या कर सकते हैं, आप बल्क में मंगवाएंगे तो आपको कॉस्टिंग कम पड़ सकती है, मे बी ये 70 रुपये की पड़े, 20 रुपये आपका प्रॉफिट मार्जिन सेम रहे तो फिर भी आप 90 की सेल कर सकते हैं। अगर उसको भी आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं, आप प्रॉफिट मार्जिन इससे और कम कर लें, 10 कर लें, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 80 की सेल कर सकते हैं। तो आपको ये मार्केट एडवांटेज होगा आपको इसमें, ठीक है। और उसके अलावा तीसरा अगर हम देखें तो वैल्यू बेस्ड में हम देखेंगे कि आप जो एक प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें वैल्यू क्या ऐड हो रही है, ठीक है। सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, आप एक प्रोडक्ट को उसकी पैकेजिंग बेहतर कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ एक थैंक यू नोट है, इस तरह बाज़ हम मंगवाते हैं अभी ऑनलाइन तो उनमें कुछ चीज़ें इस तरह की ऐड होती हैं, कुछ आपको एक्सेसरीज़ फ्री मिल जाती हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शूज़ मंगवाएं उसके साथ लेसेस आपको वो तो मिले ही मिले, उसके अलावा आपको 2 अदद लेसेस एक्स्ट्रा मिल जाए तो ये भी एक तरह से एक्सेसरीज़ आपको मिल रही हैं, फ्री मिल रही हैं, तो ये वैल्यू एडिड सर्विसेज होती हैं। इसकी वजह से वैल्यू बेस्ड आप इसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करें साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, अच्छा, आपने बाज़ का देखा होगा कि कुछ लोग क्या लिखते हैं 9.99 इंस्टेड ऑफ $10। तो आप क्या देखेंगे, इसको देखेंगे कि यार ये भी 2 फिगर्स में नहीं जा रही है तो ये मे भी सस्ती है, एक दिमाग के साथ खेलने वाली बात होती है तो रेट तो सेम ही है, ठीक है।
दूसरा इसमें बंडल ऑफर, ठीक है, कि आप उसमें कोई बंडल बना के दे रहे हैं उनको, उसमें आप अपना थोड़ा सा मार्जिन कम कर लेते हैं, लेकिन वो चीज़ आपकी दो निकल जाती है एक के बजाय, ठीक है। इसके अलावा उसमें क्या हो सकता है कि बाय 2 गेट 1 फ्री, ठीक है, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं, इस तरह की ऑफ़र्स इसमें आ जाती हैं। तीसरा, जिस तरह हमने बात की फ्री शिपिंग की, ठीक है, तो ये भी एक टैक्टिक्स होती हैं आप अपनी सेल्स को जनरेट करने की। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करते वक्त माइंड में रख सकते हैं, ठीक है। ये लाजमी आपने याद रखनी है अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट करते वक्त। अच्छा जी, ये भी हो गई। अच्छा जी, आपकी वेबसाइट डिज़ाइन भी हो गई, आपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी सेट कर ली, आपको ऑर्डर भी आने शुरू हो गए, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट टास्क क्या होगा जी? प्रोडक्ट शिपिंग। अच्छा, इस बारे में हमने पहले भी सरसरी सी बात की थी कि आपने अब इसको डिलीवर करना है टू योर कस्टमर, ठीक है। अच्छा, इसमें हम अभी सेल कर रहे हैं डोमेस्टिक लेवल पे, मींस पाकिस्तान में रहते हुए हम सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सेल कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल सेल नहीं कर रहे। उसकी वजह एज अ बिगिनर क्या हो सकती है कि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा। दूसरा, डोमेस्टिक जो शिपिंग होती है वो फास्टर होती है, ठीक है, ये प्रोसेस ईज़ियर है फॉलो करना, ठीक है, और आपकी कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी आपको। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें? कस्टम्स, उसके साथ आपको डील नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे जैसे हमने पहले बात की थी कि बहुत सी टाइप्स हैं शिपिंग के लिए, इसमें आपके पास TCS है, लेपर्ड है, तो कौन सी आपको यूज़ करनी चाहिए इनमें से? तो मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक है फ़िलहाल वो है पोस्टेक्स के साथ, ठीक है, बहुत इजी है इसका अकाउंट बनवाना, और इसमें आप ख़ुद आपको एक पोर्टल मिलता है, वहाँ से आपने ऑर्डर जनरेट करना होता है, बहुत इजी है, ठीक है। अब इसकी प्लस पॉइंट क्या है इसका कि इसको आप अपनी ई-कॉमर्स वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, मीन्स कोई आप अपनी इसकी इंटीग्रेशन API कीज़ मिल जाती हैं इसकी, जो आप अपने वेबसाइट पे लगानी होती हैं। उसके बाद क्या होगा कि आप के चेकआउट पेज पे पोस्टेक्स का ऑप्शन आ जाएगा, और उसकी पेमेंट भी आपके उसी अकाउंट में आ जाएगी, ठीक है। वो कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकती है पोस्टेक्स के थ्रू, तो ये काफ़ी ईजी है, ठीक है, और ये बिगिनर फ्रेंडली भी है। तो अगर आप लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या चीज़ कौन सा यूज़ करना चाहिए, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी लोकेशन थोड़ी सी चेंज हुई है, और मेरा पेन भी। अच्छा, तो इसमें हम बात कर रहे थे पोस्टेक्स की। इसका हम प्रोसीजर देखते हैं कि इसको आपने इस्टेब्लिश किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने पोस्टेक्स के आपके पास कोई ऑफिस है उधर विज़िट करना है आपने, वो आपको एक जो है ना नंबर उनका ऑफिशियल प्रोवाइड करेंगे,
आपने उनसे रब्ता करना है और वो आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे आपके बिज़नेस की, ठीक है। आपने ऑनलाइन उनको प्रोवाइड कर देनी है व्हाट्सएप के थ्रू। उसके बाद जो ना आपकी अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। उस पर मैक्सिमम 2 से 3 दिन लगेंगे। उसके बाद आपको एक मेल और रिसीव होती है और साथ ही कॉल आती है। वो आपको एक वॉक थ्रू देते हैं जूम कॉल के थ्रू आपके पोर्टल पे, और पोर्टल की जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उसका यूज़र नेम पासवर्ड वो आपको ईमेल हो जाता है, और उसी के थ्रू पोर्टल के थ्रू आपने जो ना अपना ऑर्डर क्रिएट करना है, ठीक है। ऑर्डर क्रिएट करेंगे, उसके बाद क्या होगा, अच्छा ऑर्डर क्रिएट करते वक्त आपने जो अमाउंट लिखनी है उसमें आपने शिपिंग चार्जेस इंक्लूड करने हैं। वो आपको बता देंगे कि शिपिंग चार्जेस क्या होंगे, वो आपने लाजमी जो ना उसमें इंक्लूड करने जो आप अमाउंट लिखेंगे। मैंने यही गलती की थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम उसमें जो ना सिर्फ अपनी प्रोडक्ट की अमाउंट लिखी थी, तो बाद में शिपिंग चार्जेस का कोई आया नहीं टैब। तो मैंने उनसे कंफर्म किया तो वो कह रहे थे आपने अमाउंट में ऐड करनी, जिसकी वजह से मुझे ऑर्डर वो कैंसिल करना पड़ा और न्यू जनरेट करना पड़ा। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखिए। अच्छा, उसके बाद इसके 2 तरीके होते हैं, या तो आप ख़ुद जाके उनके ऑफ़िस में अपना पार्सल सबमिट करवा सकते हैं, या वो आप राइडर को कॉल कर दें, राइडर आके पिक कर लेगा यहाँ से, वो आपको स्कैन करके उसकी वेरिफिकेशन दे देगा। अच्छा, ऑर्डर पैक करते वक्त ये है कि आपको जो फ्लायर हैं इनके वो ऑलरेडी बाय करने पड़ेंगे। इनके पोर्टल से ही बाय हो जाएंगे डायरेक्ट, लेकिन पेमेंट वो आपको फौरी नहीं करनी पड़ेगी। आपका जो ऑर्डर डिलीवर होगा वो चार्जेस आपके अकाउंट में आते हैं, पहले वो डिडक्ट होंगे, उसके बाद आपके जो ना आपके पोर्टल में वो आएगी, और उसको आप कहीं से भी अपने बैंक में या जायज़ कैश में विड्रा करवा सकते हैं। अच्छा, पोर्टल एक अलग चीज़ है और इनका ऐप एक अलग चीज़ है, और जो आपकी कैश आएगी वो आपकी ऐप में ही आएगी, और आपने अगर विड्रा करवाना है वो ऐप से करवाना है, इसके पोर्टल से नहीं होगा। ये चीज़ है, ये भी मुझे काफ़ी खपने के बाद पता चली थी। अच्छा, उसके बाद ऑर्डर की जर्नी स्टार्ट होती है। आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। आप अपने कस्टमर के साथ ट्रैकिंग आईडी शेयर कर दें जैसे कि नॉर्मली होता है, और उनको डिलीवर हो जाएगा तो आपको भी नोटिफिकेशन आ जाएगा उसका। अच्छा, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट शिपिंग भी कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इससे अगला जो हमारा पार्ट है ना, ये मेरा फेवरेट है। सॉरी, थोड़ा सा फोकस। डिजिटल मार्केटिंग मीन्स आपने प्रमोट करनी है अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अगर आप सर्विसेज पे काम कर रहे हैं। अच्छा, इसके हम पहले देखते हैं कि चैनल्स क्या क्या होते हैं। उसमें आई एम श्योर आप लोगों को पहले ही कुछ चैनल्स के बारे में पता होगा। इसमें सबसे मेन SEM, सर्च इंजन मार्केटिंग। इसमें हमारी आ जाती हैं पेड में एड्स आ जाते हैं, और ऑर्गेनिक में आ जाती है हमारी SEO, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाती है सोशल मीडिया। इसमें हमारा इंस्टा, फेसबुक, टिकटॉक, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद ईमेल मार्केटिंग आ जाती है। ईमेल मार्केटिंग भी बहुत मज़े की चीज़ है, अगर आप इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे ना, काफ़ी मज़े की चीज़ है। इसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज़ व्हाट आई डू ऑन सिक पेज। अगर आप विज़िट करेंगे sikpage.pk तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि कंटेंट मार्केटिंग होती क्या है। किसी भी चीज़ को आप वीडियो के थ्रू, आप उसको एक ब्लॉग के थ्रू प्रमोट करते हैं, आप उसके डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं, आप उसके डेडिकेटेड ब्लॉग लिखते हैं, उसको कहते हैं कंटेंट मार्केटिंग, ठीक है। और 5th इज़ पेड।
एडवर्टीज़मेंट। इसमें जैसे कि हमने पहले बात की, गूगल एड्स आ जाते हैं, इसके अलावा आपके सोशल मीडिया एड्स आ जाते हैं, आपके पिंटरेस्ट के एड्स आ जाते हैं, आपके लिंक्डइन के एड्स आ जाते हैं, आपके ट्विटर के एड्स आ जाते हैं। तो हर जगह पे ऐड चला सकते हैं आप। अच्छा जी, अब ये काम किस तरह करता है? मार्केटिंग फ़नल, अगर आपको इस चीज़ का थोड़ा सा आइडिया हो, इस चीज़ को फ़नल कहते हैं, ठीक है। फ़नल का इससे अगर सिंपल अल्फाज में आपको बताऊँ, मतलब होता है कि किसी तरह आप अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स को इसके अंदर लेके आएँ। इसके अंदर एक दफ़ा जब आ गए तो फिर सेल जनरेट होना 90% श्योर होता है। वो क्या काम करती हैं कि सबसे पहले तो आपने नंबर 1 पे अवेयरनेस क्रिएट करनी है अपनी प्रोडक्ट की, ठीक है। सेकंड पे इंटरेस्ट जनरेट करना है आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज के रिलेटेड। थर्ड, आपने अपनी पोटेंशियल कस्टमर्स के लिए इजी करना है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। लास्ट वन क्या होगा कि एक्शन। ये सारी चीज़ें आपको अपनी ऐड कैंपेन डिज़ाइन करते वक्त ये सारी चीज़ें माइंड में रखनी है। कैसे? आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में उनको अवेयरनेस देंगे कि हमारी प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है, ठीक है। इंटरेस्ट कैसे जनरेट करेंगे? इसमें आपकी रीज़न होगी कि किस प्रॉब्लम का सल्यूशन है या क्या चीज़ टैकल कर रहा है हमारा प्रोडक्ट। इंटरेस्ट कैसे होंगे? उसकी इन्फॉर्मेशन आप शेयर करेंगे, हमारी प्रोडक्ट यूज़ करने के आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। डिसीजन मोस्ट ऑफ द टाइम हम कंपैरेटिवली इसको लेके चलते हैं कि हम बताते हैं कि हम अगर हमारी प्रोडक्ट को हमारे कंपैरेटिव के साथ आप compete करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट के प्लस पॉइंट क्या हैं। और ये जो है ना इवेंचुअली फिर उनको एक्शन लेने पे डिसाइड करते हैं कि वो जो है ना कॉल टू एक्शन कि वो हमारी प्रोडक्ट बाय करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मेन चीज़ है ना वो है हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग, सॉरी ये सारी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लेकिन जो बहुत इजी है न्यूबी के लिए, बिगिनर के लिए हैंडल करना, वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। बाकी एसईओ, एड्स, ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए, टाइम टेकिंग हो सकता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्योंकि आप ऑलरेडी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप अपनी प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वाई सोशल मीडिया? इससे क्या होता है कि आपका एक तो रिलेशनशिप बिल्ड होता है अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ। पोटेंशियल कस्टमर्स क्या होते हैं? पोटेंशियल कस्टमर्स आपके एक्चुअल कस्टमर नहीं होते। पोटेंशियल कस्टमर मीन जो आपके कस्टमर बन सकते हैं, उस कैलिबर में फॉल करते हैं, लेकिन अभी तक वो आपके एक्चुअल कस्टमर नहीं हैं, ठीक है। इंक्रीज़ विजिबिलिटी, अच्छा जी, उसको आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं किस लिए? ड्राइव ट्रैफिक। कोई इस तरह की पोस्ट वगैरह आप डिज़ाइन कर सकते हैं जो उनको इंटरेस्ट जनरेट हो और वो आपकी जो ना वेबसाइट विज़िट करना चाहें, ठीक है। जो कुछ वेल नोन प्लेटफॉर्म्स हैं जो ई कॉमर्स के हवाले से आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, उसमें सबसे जो अहम है वो है इंस्टाग्राम। आप देखेंगे कि इंस्टाग्राम के बहुत से बिजनेस पेज ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए हैं कि वो आपकी सेल्स जनरेट कर सकें, ठीक है।
आप अपने रिव्यूज़ शेयर करते हैं, वॉक थ्रूज़ शेयर करते हैं, प्रोडक्ट रिव्यू देते हैं, ठीक है, अपने कस्टमर्स का रिव्यू उसमें शेयर करते हैं। सेकंड, फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब काफ़ी हद तक मैं अब पर्सनली बात करूँ तो इसकी यूसेज मेरे लिए कम हो गई क्योंकि मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आप अपने बिज़नेस के लिए देखें तो इसमें बहुत ब्रॉड ऑडियंस आपको मिल जाती है, ठीक है। और मेटा एड्स में ये दो चीज़ें बहुत अहम किरदार अदा करती हैं आपकी सेल्स जनरेट करने में, ठीक है। उसके अलावा टिकटॉक मैं ख़ुद पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक चीज़ आपकी अपनी प्रोडक्ट की शॉर्ट वीडियो कोई बना सकते हैं, ठीक है, तो आप इस पे लाजमी शेयर करें। ये भी काफ़ी हद तक आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने में आपकी मदद करेगी। अच्छा, अगर उसके बाद हम आगे बात करें तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो जिस पे मैं ख़ुद तकरीबन 2.5-3 साल पहले ही काम करना मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले मैं भी इतना कोई इसको सीरियस नहीं लेता था, एनालिसिस, ठीक है, किस चीज़ का, आपकी वेबसाइट का। ये क्यों ज़रूरी है? जब आप अपनी वेबसाइट की डाटा को कलेक्ट करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं उसका, तो आपको आइडिया होता है कि आपकी वेबसाइट पे कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, ठीक है, ट्रैफिक सोर्सेज क्या हैं, ठीक है, डेमोग्राफ क्या है आपकी ट्रैफिक का। डेमोग्राफ बेसिक मीन्स कि उसमें मेल कितने हैं, फ़ीमेल कितने हैं, किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, एज क्या है, तो ये चीज़ें आपके डेमोग्राफ में आती हैं। की मैट्रिक्स, वो चीज़ें जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी वेबसाइट को मज़ीद बेहतर कर सकें। वो ट्रैफिक सोर्सेज कि क्या सोर्सेज हैं जो जिनके थ्रू ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है आपकी वेबसाइट पे, उस पे आप मज़ीद अच्छा काम कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड वन इज़ बाउंस रेट। बाउंस का मतलब समझते ना, एक चीज़ से बाउंस होकर वापस जाना मीन्स कि आप आपके एक पेज पे विजिटर आया है, तो उसने आया है और आते ही जो ना बाउंस बैक कर गया। इसका मुराद ये है कि मे बी वो चीज़ उसके इंटरेस्ट की नहीं थी, या वो पेज लोड नहीं हुआ, पेज में मसला आ रहा है, या पेज की इन्फॉर्मेशन उसे समझ नहीं आई, या यूआई-यूएक्स का मसला है। तो ये चीज़ें काफ़ी आपको हेल्पफुल करती हैं जो ना अपनी वेबसाइट को बेहतर करने में। कन्वर्जन रेट बाउंस रेट का टोटली ऑपोजिट होता है कि बाउंस आप कन्वर्जन रेट को इस तरह ले लें कि ये एक पेज है और कस्टमर आया, इसको पेनिट्रेट कर गया, मींस वो उसने एक चीज़ देखी, एक प्रोडक्ट देखी और उसको परचेज़ कर लिया, इसको कहते हैं कन्वर्जन रेट, ठीक है। कार्ट अबैंडनिंग, कि कार्ट में चीज़ें हम जिस तरह करते हैं ना कि कार्ट में चीज़ें रख लीं लेकिन परचेज़ नहीं किया, ठीक है, तो ये रेट भी हमें पता चलता है। और इसका बहुत सिंपल हल पता क्या है, शायद आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो, आप कार्ट में चीज़ें रखते हैं, आपको ईमेल आ जाती है उस स्पेसिफ़िक वेबसाइट के थ्रू कि आपकी ये चीज़ें अभी भी कार्ट में पड़ी हैं, इन पे इतना डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। ये एक तरह से टैक्टिक्स होते हैं वो सेल्स को जनरेट करने में, ठीक है। उसके अलावा कस्टमर रिटेंशन मीन्स एक कस्टमर कितनी बार लॉगिन होता है, कि यूनिक कस्टमर तो वो है ना जो फर्स्ट टाइम आया। तो रिटेंशन मीन्स एक कस्टमर जिसने पहले परचेज़ किया हुआ है वो आप दोबारा कितनी देर बाद आपके पास आ रहा है। ये चीज़ें, ये सारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं आपकी अपनी वेबसाइट को बेहतर करने में। अच्छा, अब टूल्स, कि हम क्या टूल्स यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए। अगर तो आप वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं तो गूगल एनालिटिक्स, ये एक
प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और साथ ही आप गूगल एनालिटिक्स पे जाके अपना अकाउंट बनाएंगे और वहाँ पे अपनी वेबसाइट को रजिस्टर करेंगे। इसी तरह गूगल सर्च कंसोल है, ये भी प्लगइन आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल होगा, ठीक है। इसके अलावा वूकॉमर्स आप यूज़ करेंगे ऑब्वियसली अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट के लिए, तो वूकॉमर्स के अपना खुद का भी एनालिटिक्स का सेक्शन होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं जो यूज़ करता था वो था हॉटजार। अगर आप वर्डप्रेस का आपका एक्सपीरियंस है तो मे बी आपने इस प्लगइन के बारे में सुना हो। ये भी एक तरह से आपका जो ना रिकॉन टूल था कि किस पेज पे कस्टमर ज़्यादा देर रहते हैं। वो पेज ना मैं से आपको बताऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन इससे आइडिया हो जाता है कि कौन सा पेज कितनी देर तक कस्टमर को रिटेन करके रखता है। अच्छा, ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लाजमी इस पे जितनी भी डिटेल्ड वीडियो आपको यूट्यूब से मिलें वो आप लाजमी देखिएगा। अगर आप सीरियस हैं अपनी खुद की वेबसाइट बनाने में वर्डप्रेस की, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली अगर किसी डेवलपर से वेबसाइट बना देंगे वो तो आपको बना देगा, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट क्या क्या चाहिए ये आपको खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपके लिए उसमें मदद करेंगी, ठीक है। अच्छा जी, ये लास्ट टॉपिक है थ्योरी का जो हम कवर करेंगे। लास्ट है लेकिन लीस्ट नहीं है, ये भी उतनी ही वर्थ रखता है जितनी के फर्स्ट की वर्थ है, ठीक है। ये है कस्टमर सर्विस। और अगर मैं कहूँ कि पोस्ट सेल कस्टमर सर्विस, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक होगा कि आपने उनको सेल कर दिया है, आपकी सेल कंप्लीट होगी, उसके बाद आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हम इसमें ओवरऑल सारा कुछ कवर करेंगे। अच्छा, कस्टमर सर्विसेज से मुराद होता है कि एक परचेज़ है, परचेज़ होने से पहले, परचेजिंग डिसीजन के दरमियान और उसके आफ्टर आप जो सपोर्ट देते हैं अपने कस्टमर्स को, उसको कस्टमर सर्विस कहते हैं, ठीक है। अच्छा, आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट विज़िट करेंगे तो वहाँ पे आपको कस्टमर सर्विसेज के मुख्तलिफ़ चैनल्स नज़र आएंगे। कुछ होते हैं वो आपको फ़ोन के थ्रू देते हैं सर्विसेज, कुछ ईमेल प्रोवाइड की होती हैं कि आप कोई कंप्लेन है या कोई सजेशन है, कोई क्यूरी है, आप हमें ईमेल करें। आजकल बहुत जो चल रहा है वो लाइव चैट है कि साथ ही मैसेंजर चल रहा होता है, उसी में आप जो है ना उनसे डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया है, ठीक है। ये कुछ चैनल्स होते हैं जो आप अपनी ख़ुद की वेबसाइट में इस्टेब्लिश कर सकते हैं और ये होने चाहिए। एक तो इनसे ट्रस्ट बढ़ता है, दूसरा जो है ना काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स को समझ नहीं आ रही होती, उनके लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, वो हम उनको ईजी कर सकते हैं। अच्छा जी, बेस्ट प्रैक्टिसेस, रिस्पोंड क्विकली, ये बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हम खुद किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं, हमने डिसीजन लिया हुआ है कि हमने ये चीज़ परचेज़ करनी है, लेकिन उस वेबसाइट पे कुछ चीज़ें हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं, हमें समझ नहीं आ रही, ठीक है। हो सकता है वो कोई कलर का मसला हो, साइज़ का मसला हो, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें हम मैसेज कर देते हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, वहाँ पे हमें ऑटो रिप्लाई आ रहा होता है, ठीक है। ये भी बहुत एक्टिव है आजकल के, वहाँ पे बॉट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट किए होते हैं, बॉट्स आपको ऑटो रिप्लाई दे रहे होते हैं। ये भी काफ़ी हद तक बेहतर सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन आपको जितना जल्दी हो सके उनको रिस्पॉन्ड करना है। आपने उनसे जो भी मैसेजेस के थ्रू आप कॉल पे जैसे भी कर रहे हैं, आपकी पोलाइट होने चाहिए, ठीक है, और प्रोफेशनल। ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रोफेशनली और पोलाइटली उनको आंसर करना है, ठीक है। आपने हार्श नहीं होना उनके साथ, ठीक है। एक चीज़ उनको समझ नहीं आ रही, आप 2 बार बताएं, 3 बार बताएं, लेकिन पोलाइटली एंड प्रोफेशनली, ठीक है। कोई कंप्लेंट है उनकी,
उसको ट्रैक करें और जब आप उस पे काम कर लें उसके बाद उनका फीडबैक लें दोबारा से, ठीक है। और एक उन्होंने परचेज़ किया, फर्स्ट टाइम परचेज़ किया, आप उनसे फॉलोअप लें, उनसे पूछें कि आपको हमारी प्रोडक्ट कैसी लगी, आपने यूज़ किया है, कोई सर्विस है वो कैसी लगी, प्रोडक्ट अगर कोई आप कह लें कोई ऐप है या कोई टेक आइटम है तो उससे पूछें कि आपको चलाने में कोई मसला तो नहीं आ रहा, किसी तरह का कोई एरर या आपको कोई परेशानी, तो ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है। फिर कस्टमर नेक्स्ट टाइम भी आपके पास आना पसंद करते हैं। अब हमने जो फीडबैक उनसे लिया है उसको यूज़ भी करना है अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अच्छा जी, ये कुछ टर्म्स थी, कुछ चीज़ें थी जो मुझे लगा मुझे आपके साथ शेयर करनी चाहिए। यहाँ तक हमारी जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हमने ई कॉमर्स को काफ़ी हद तक और काफ़ी डिटेल में बात की इस बारे में, हर चीज़ को मैंने कोशिश की है मैं एक्सप्लेन करूं, फिर भी पूरे लेसन्स में 10 लेसन हो गए इसको मिला के, पूरे लेसन्स में कोई चीज़ कोई टर्म जो आपको समझ नहीं आई या दोबारा से आप चाह रहे हैं कि उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, और इन चीज़ों में कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में मैंने बहुत थोड़ा डिस्कस किया है और आप चाह रहे हैं कि उसके बारे में मज़ीद एक्सप्लेन करूं तो मुझे लाज़मी बताइएगा, तो इंशाल्लाह हम उसको भी देखेंगे। और कोई क्वेश्चन हो आपने लाज़मी मुझसे शेयर करना है, और हम इंशाल्लाह थ्योरी कवर होगी, अब हम इसको प्रैक्टिकली लेके चलेंगे चीज़ों को, और वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द वो एक सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, उसको हम शॉर्ट रखेंगे, इतना लंबा नहीं करेंगे। फिर जैसे जैसे चीज़ें एक्सप्लोर होती जाएंगी, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी उस पर वीडियो एक डेडिकेटेड होनी चाहिए तो वो भी हम लाज़मी जो है ना उसके बारे में बात करेंगे, अदरवाइज़ हम अपने ग्रुप के अंदर इसको डिस्कस कर लिया करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पर, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो वो लाज़मी शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।